So now student we are starting with the chapter 3, that is the current electricity, and हम first of all we are going to do the introduction of this chapter. ठीक है, तो what is a current electricity? current electricity होती क्या है? As तुम सबको पता है कि हम लोगों ने पिछले जो 2 चैप्टर्स हैं उनमें क्या किया है, हमने चार्जेस इन रेस्ट पढ़ा है. तो चार्जेस इन रेस्ट में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हमारे पास कैपेसिटेंस थी ना, हमारे पास सब चीज़ें थी. बट उस चैप्टर में हमारे पास हमने करंट के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे चार्जेस कहाँ थे, रेस्ट में थे. चार्जेस कहाँ थे, रेस्ट में थे. नाउ द चार्जेस आर इन मोशन. अब मेरे चार्जेस कहाँ हैं, मोशन में हैं. नाउ द चार्जेस आर इन मोशन. अब जब भी चार्जेस एक वायर में मोशन में हो तो वो क्या पैदा करते हैं, दे प्रोड्यूस द करंट. दे प्रोड्यूस द करंट. So now the charge is in motion and that charges are producing current in the wire. So we have to talk about, in this chapter we have to talk about the current. We have to basically talk about the charges in motion. पिछले चैप्टर में हम क्या पढ़ के आए हैं, चार्जेस इन रेस्ट. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, चार्जेस इन मोशन के बारे में. ठीक है, तो अब थोड़ा एलैबोरेटिव वे में बात करते हैं कि भाई चार्जेस आपको पता है 2 तरह के होते हैं. ठीक है, एक होता है मेरे पास नेगेटिव चार्ज और एक होता है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज. अब तुम्हारे दिमाग में ना एक सेम चीज़ आती है, तुम्हारे दिमाग में बात आती है, भाई नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है प्रोटॉन. अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाती हूँ. तुम्हारे पास एक कॉपर की वायर है, लेट्स सपोज दिस इज़ द वायर ऑफ कॉपर. तुम्हारे पास कॉपर की वायर है. अब तुम्हारे पास कॉपर की वायर है तो अब कॉपर की वायर के अंदर क्या होंगे, कॉपर के एटम्स होंगे. ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्या होंगे, बहुत सारे कॉपर के एटम्स लगे होंगे. ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस की ये क्या हो गई, दे हैव अ न्यूक्लियस शेल्स. दिस इज आवर न्यूक्लियस एंड दीज आर द शेल्स ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर द शेल्स ऑफ द न्यूक्लियस. अब पॉजिटिव कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर. अब क्या न्यूक्लियस कभी टूटता है, नहीं टूटता. न्यूक्लियस वी आर नेवर ब्रेकिंग द न्यूक्लियस, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास क्या है, मेरे पास शेल्स हैं. वी हैव अ शेल्स इन अराउंड द न्यूक्लियस. अब होगा क्या मेरे पास, व्हाट हैपन, पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, विच नेवर ब्रेक. जब वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है जो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो वायर में कभी भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करेगा. वायर में क्या फ्लो करता है, जो क्या होते हैं मेरे पास, क्या होते हैं मेरे पास, लास्ट शेल के क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हो ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं, जिन पे न्यूक्लियस की पकड़ क्या होती है, कम होती है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज लेस. और क्या होता है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस शेल से बाहर निकल जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स विल मूव आउट फ्रॉम द शेल. ठीक है, गॉट माई पॉइंट, अंडरस्टैंड. ठीक है, सो अब क्या होता है, ये जो कॉपर की एटम है, ये जो कॉपर के एटम्स हैं, इनकी जो लास्ट शेल है, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में, दूसरी से तीसरी शेल में, तीसरी से मतलब एक कॉपर के एटम से, एक कॉपर के एटम की शेल से दूसरी शेल में, दूसरी कॉपर के एटम से तीसरे कॉपर के एटम में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पाँचवें में, मतलब ऐसे करेंगे वायर में फ्लो करना शुरू हो जाएंगे. तो जब भी आपके पास जो घरों में आपकी वायर्स लगी हुई हैं, एल्यूमिनियम की, कॉपर की बनी हुई कोई वायर्स लगी हुई हैं, वो जो वायर्स हैं उन वायर्स में क्या फ्लो हो रहा है, उन वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं. प्रोटॉन्स कभी भी फ्लो नहीं करते, बिकॉज दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस. व्हाट माय पॉइंट, अंडरस्टैंड. ठीक है, अच्छा, अब कोई भी चार्जेस फ्लो क्यों करता है, वाई द चार्जेस आर फ्लोइंग. चार्जेस क्यों फ्लो करते हैं, चार्जेस भी. ठीक है, चार्ज मूव क्यों कर रहे हैं, वाई द चार्जेस आर मूविंग. चार्जेस क्यों मूव करते हैं. अब हम सब लोग हैं, अब मुझे कहीं जाना है तो मैं मूव कर रही हूँ, भाई मेरे को मार्केट जाना है, आप टू परचेज समथिंग, तो आई एम गोइंग आउट. बट वाई द चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज द चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. अब तुमने लगाई ये बैटरी, यू हैव अप्लाइड वन बैटरी ओवर हियर. बैटरी क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेल. ये एक सेल है, ये इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका मतलब क्या है, नेगेटिव टर्मिनल. दिस मीन इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस मीन इज नेगेटिव टर्मिनल.
अब आपने क्या किया, इस टर्मिनल को वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, ये वायर के साथ, लेट्स सपोज कॉपर की वायर से कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर में नेगेटिव चार्ज क्यों फ्लो करेगा, व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पे देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, मैंने पहले भी समझाया है। जो नेगेटिव प्लेट है दैट मीन्स वहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, जो पॉजिटिव प्लेट है वहाँ पे मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो जो नेगेटिव प्लेट है वहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो मतलब वहाँ पे नेगेटिव का क्या है, नेगेटिव हाई पोटेंशियल है, वहाँ पे नेगेटिव का क्या है, हाई पोटेंशियल। और ये जो पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव का हाई पोटेंशियल होगा पर नेगेटिव का क्या होगा, लो पोटेंशियल। नेगेटिव का हाई पोटेंशियल यहाँ पे, क्योंकि ये साइड नेगेटिव है तो जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लेट क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। ये पॉजिटिव प्लेट है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है, नेगेटिव चार्ज कम है, इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लो है, तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा मेरे पास, लो होगा। सो द चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, समझ आया? द चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ आया? तो हमेशा चार्जेस फ्लो करते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। अगर मुझे नेगेटिव चार्ज फ्लो करवाना है, अगर मुझे क्या फ्लो करवाना है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव टर्मिनल कहाँ से, नेगेटिव चार्ज कहाँ फ्लो करेगा, वो नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल पर, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे उसका पोटेंशियल हाई होगा और पॉजिटिव टर्मिनल पे उसका पोटेंशियल लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे उसका पोटेंशियल लो होगा। समझ आया? समझ आया? अब नेक्स्ट थिंग, वाई द चार्जेस आर मूविंग, आपको पता लग गया, बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नाउ देन माय नेक्स्ट टॉपिक इज करंट कैरियर्स, जो 1 मार्क्स में आ जाता है पेपर में, ठीक है? करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स। अब भाई करंट, व्हाट इज करंट कैरियर्स? करंट कैरियर्स क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा है, करंट कैरियर्स जो करंट को कैरी करते हैं, मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर वो चार्ज पार्टिकल्स जो करंट पैदा करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मैं तुम्हें कंडक्टर्स की बात करती हूँ, जैसे मैं सॉलिड्स की बात करती हूँ। पहले सॉलिड्स 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सॉलिड्स? 3 तरह के। कौन कौन से होते हैं? एक हो गए कंडक्टर, इंसुलेटर्स, नहीं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, ठीक है? कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स के अंदर करंट कैरियर, सबसे पहले तो पता लगा व्हाट इज द करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स आर द कैरियर्स मतलब जो जिसको कैरी करके लेके जाएं, कैरियर्स, जो चीज़ को हमारे साइकिल को बोलते हैं ना, साइकिल के पीछे को कैरियर लगा हुआ है। वाई कैरियर? बिकॉज वो वहाँ तुम इंसान को बिठा के कैरी करके लेके जा सकते हो। तो जो वो चार्ज पार्टिकल जो करंट को कैरी करते हैं, मतलब देखो जैसे अब कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर क्या था? कंडक्टर के अंदर प्रोटॉन्स भी थे, इलेक्ट्रॉन्स भी थे। कंडक्टर्स के अंदर प्रोटॉन्स भी थे और इलेक्ट्रॉन्स भी थे, पर करंट कैरियर्स कौन था? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन तो मूव ही नहीं कर रहा है, प्रोटॉन मूव ही नहीं कर रहा तो वो करंट पैदा ही नहीं करेगा, ठीक है? तो अब मेरे पास यहाँ पे करंट कैरियर्स में क्या है मेरे पास? सबसे पहले हम सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड में 3 तरह की चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है कंडक्टर। तो कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ करंट कैरियर्स कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, एज वी हैव टॉक्ड ऑलरेडी। इसके जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, दे आर नेवर ट्रैवलिंग, वो कभी भी मूव नहीं करते, ठीक है? तो कंडक्टर्स में हमारे पास जो करंट कैरियर्स हैं, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यू हैव टू रिमेंबर कंडक्टर के अंदर करंट कैरियर्स कौन है, ठीक है? आपको 1 नंबर में पूछ सकते हैं। इंसुलेटर के अंदर नो करंट कैरियर्स, क्योंकि वो करंट पैदा ही नहीं करते इंसुलेटर्स, तो नो करंट कैरियर्स। अब सेमी कंडक्टर्स के अंदर, सेमी कंडक्टर के अंदर कौन होंगे मैं बताती हूँ। एक तो इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अब होल्स होते क्या हैं, जगह देखना, सुनना। मैं एक सेमी कंडक्टर बनाती हूँ, ठीक है?
सेमी कंडक्टर। आप लोगों को सॉलिड स्टेट चैप्टर हट गया है केमिस्ट्री में से, अगर वो नहीं हटा होता तो आप लोगों को सेमी कंडक्टर पता होता, ठीक है। तो आपको पी टाइप सेमी कंडक्टर और एन टाइप सेमी कंडक्टर पता होता है। अच्छा पहले बताती हूँ सेमी कंडक्टर बनाते कौन है। सेमी कंडक्टर बनाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो मैं एक प्योर सेमी कंडक्टर का एक डायग्राम बना देती हूँ। सो मेरे पास ये रहा एक सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। सो दिस इज़ माई पिक्चर ऑफ सिलिकॉन सेमी कंडक्टर। सो सिलिकॉन है, तो ये सिलिकॉन में क्या है, सिलिकॉन के आसपास इतने होते हैं, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने इसके लास्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हर सिलिकॉन के। मतलब ऊपर भी सिलिकॉन्स है, नीचे भी सिलिकॉन्स है, हर जगह सिलिकॉन्स है। आजकल वो सोलर प्लेन शीट चल रही है ना, इसको तो अपने घरों में लगाते हैं। तो वो सिलिकॉन और उनके अंदर थोड़ा सा कुछ इम्प्योरिटी ऐड की होती है, क्योंकि अगर सेमी कंडक्टर बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो ना तो वो इतना करंट पैदा नहीं करता एज इट इन द फॉर्म ऑफ डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी ऐड करना, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज़ माई सिलिकॉन, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग ओवर हेयर, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं सिलिकॉन को, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर रही हूँ इसके साथ, ठीक है, ठीक है। ये देखो सिलिकॉन ने, ये सिलिकॉन में एक इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाए होंगे, खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और चाहिए होंगे। एक यहाँ से ले लिया, एक नीचे वाले से ले लिया, एक यहाँ पे सिलिकॉन होगा उससे ले लेगा, एक ऊपर वाले से ले लेगा। ऐसे क्या करेगा, अपने सारे बॉन्ड्स को कंप्लीट कर देगा, 4 के 4 बॉन्ड वो फॉर्म कर देगा। दे आर फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, 4 के 4 बॉन्ड्स वो फॉर्म कर देगा, ठीक है। अब ये सिलिकॉन में क्या हो गया, सारे बॉन्ड फॉर्म्ड हो गए। अब लेट्स सपोज हाई टेम्परेचर हुआ तो क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटा। अब जब ये बॉन्ड टूटा तो दिस एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव किया, मूव करके यहाँ आ गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बची, खाली स्पेस, खाली स्पेस बची। दैट वेकेंट स्पेस वी कॉल्ड होल्स। क्या बोलते हैं हम उसे, होल्स। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्प्लेस होके कहीं और चला जाए, कहीं और चला जाए, तो जो खाली जगह उसके पीछे बचती है उसे हम क्या बोलते हैं, होल्स। एंड होल्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। अब तुम लोग ना ये मत सोच लेना, नेवर थिंक दैट कि प्रोटॉन्स एंड होल्स आर सेम। प्रोटॉन्स का और होल्स का मास सेम नहीं होता, दोनों पे चार्ज सेम होता है। होल्स पे भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और प्रोटॉन पे भी क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पर द मास ऑफ बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। तो होल्स आर नॉट प्रोटॉन, बट कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे क्या है, सेम चार्ज है। अब देखो सेमी कंडक्टर्स के अंदर भी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है, होल सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था, यहाँ पे होल जनरेट हुआ। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इस होल में आ गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इस होल में आएगा तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगी, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। अब क्या आ रहा है, सेमी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रैवल करने हैं। अब होल यहाँ से यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन भी ट्रैवल कर रहे हैं और होल भी ट्रैवल कर रहा है। अब शायद फिर ये बॉन्ड टूट जाए, ये बॉन्ड टूट जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इस होल में आ जाए। अब तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल किया तो अब होल यहाँ के बजाय कहाँ क्रिएट हो जाएगा, यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब सेमी कंडक्टर्स में क्या है, नेगेटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है। समझ आया आपको, होल्स क्या हो गए, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास सेमी कंडक्टर्स के अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ लिक्विड, दैट इज योर लिक्विड, ठीक है, दैट इज योर लिक्विड। अब लिक्विड क्या होता है, व्हाट आर लिक्विड्स, जो करंट पैदा करते हैं, वो लिक्विड जो करंट पैदा करते हैं। लिक्विड अगर तुमने पूछ रही थी मैं तो यू कैन से दैट द लिक्विड इज बेसिकली दैट कैन फ्लो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड जो करंट पैदा करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं हम उनको, इलेक्ट्रोलाइट्स। आप लोगों ने केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिन्होंने पढ़ा है उनको क्लियर होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे बनते हैं, जब आप किसी एसिड के अंदर वाटर डालो
किसी एसिड के अंदर वाटर डालो या किसी बेस के अंदर वाटर डाल दो, ठीक है। इधर यू ऐड अ एसिड में वाटर डालो और बेस के अंदर वाटर डाल दो, तो आपके पास कुछ आइंस बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइन। लेट्स सपोज जैसे मेरे पास HCl है एसिड, तो आपने क्या किया, H2O डाला। हमको पता है ना एसिड के अंदर पानी डालने पर इट कैन डिसोशिएट, तो वो डिसोशिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अभी जब ये H पॉजिटिव आइन और Cl नेगेटिव आइन जब ये क्या करेंगे, लिक्विड के अंदर मूव करेंगे तो क्या पैदा कर देंगे, करंट पैदा कर देंगे। आपके पास जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, उनका यही प्रिंसिपल है। उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के बाद उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइन जनरेट होते हैं, और जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, तो वो क्या पैदा कर देते हैं, करंट पैदा कर देते हैं। तो बेसिकली लिक्विड्स के अंदर करंट कैरियर्स कौन हो गए, पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस, पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस, ठीक है। तीसरा योर गैसेस, लास्ट गैसेस आर इंसुलेटर्स। गैसेस आर इंसुलेटर्स, बहुत अच्छी बात है, गैसेस इंसुलेटर है। अब हम सबके फेस पे भी एयर लग रही है, एयर के कंडक्टर होती हैं, यहाँ शॉक लग रहा होता है, चीक पे शॉक लग रहा है, हेड पे शॉक लग रहा है, टंग पे शॉक लग रहा है, तो गैसेस आर इंसुलेटर्स, ठीक है। बट एक सर्टन कंडीशंस में क्या होता है, गैसेस आयोनाइज्ड हो जाती है। जैसे तुम्हारे पास H2 गैस, ये H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, इंसुलेटर है। पर सर्टन कंडीशन में ये क्या होगी, आयोनाइज्ड हो जाएगी और क्या बनेगी, 2H पॉजिटिव। O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, नॉर्मल कंडीशन पे रूम टेम्परेचर पे इट इज इंसुलेटर, पर सर्टन कंडीशंस पे क्या हो जाएगी आपके पास, आयोनाइज्ड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आइन आ जाएगा। आयोनाइज्ड मतलब आइंस बन जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस, जब ये गैसेस आयोनाइज्ड हो जाती हैं तो दे बिकम्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, So you have to just remember what are the current carriers and what are the different types of current carriers in solid, liquid and gases. With this topic is, we start with the topic that is a drift velocity. ठीक है, अब drift velocity topic is a very important topic. ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुरू करने से पहले ना मैं तुम्हारे दिमाग में चीज़ पूछती हूँ कि हमारे घर में सबके बाहर आयरन के गेट्स लगे होते हैं, ठीक है। वी हैव अ आयरन गेट्स। आयरन क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ ठीक है। अब आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आयरन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे आयरन के अंदर, दे आर मूविंग। अब इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, आयरन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो फिर जब मैं आयरन के दरवाजे को हाथ लगाती हूँ खोलने के लिए तो वो मुझे शॉक नहीं मारता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रीज़न कि मैंने एक आयरन का दरवाज़ा अपने घर के बाहर लगा रखा है और आयरन है तो डेफिनेटली हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट पैदा होना चाहिए। करंट पैदा क्यों नहीं हो रहा है, करंट पैदा होता तो मैं उसे हाथ लगाती तो मुझे शॉक लगता है। एक्चुअली क्या होता है, जब आपके पास एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, व्हेन यू हैव अ कंडक्टर, ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल टू एवरीवन, ठीक है। आई हैव अ कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, एवरी कंडक्टर हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, चाहे वो कॉपर का हो, चाहे वो एल्यूमिनियम का हो, चाहे वो आयरन का हो, एवरी कंडक्टर हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रेंडमली मूविंग हेयर एंड देयर। क्या करते हैं, वो रेंडमली मूव करते हैं हेयर एंड देयर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, 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 तो दे आर रेंडमली मूविंग हेयर एंड देयर। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप u1 ले लो, इसकी u2 ले लो, इसकी u3 ले लो, इसकी u4 ले लो, इसकी u5 ले लो। अब क्या होता है, जब हम इन सब वेलोसिटीज़ की एवरेज निकालते हैं ना, जब हम इनकी एवरेज निकालते हैं, हम इनिशियल वेलोसिटी की एवरेज, u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल इनकी वेलोसिटी क्या थी सब इलेक्ट्रॉन की u, किसी की u1 थी, किसी की u2 थी, किसी की u3 थी, किसी की u4 थी। तो जब मैंने क्या किया, जिनकी इनिशियल वेलोसिटी की एवरेज निकाली, क्या की उनकी एवरेज निकाली, तो वो एवरेज क्या आ गई 0।
वाई द एवरेज कम जीरो, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर रेंडमली मूविंग। अब रेंडमली मूव करने से क्या होगा, देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है फिफ्थ वाला, देखो जो मैं एग्जांपल लिया, जिससे ये फोर्थ है, अब एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो एक की वेलोसिटी तो इक्वल होंगी क्योंकि एक ही कंडक्टर के पार्टिकल्स हैं। अब क्या, एक ऊपर एक नीचे, तो हैंस से कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये भी किसी से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक कंडक्टर हैव अ इन्फिनिटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप लोगों को सबको पता है कि अगर मेरे पास आई हैव दिस पेन और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसके अंदर प्लास्टिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्फिनिटी लगे हुए हैं। एटम कितना ही छोटा होता है, छोटे छोटे मिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर इन, जो हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो अगर सपोज करो कि एक कॉपर का बना हुआ है, ये कॉपर के एक एटम के अंदर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ तो भाई मेरे पास मिलियंस कॉपर के एटम्स हैं, तो हर एक कॉपर के अंदर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मिलियंस के अंदर कितने हो जाएंगे, इन्फिनिटी में काउंट भी नहीं कर पाऊंगी। तो अब क्या होता है, रेंडमली क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर जब मैंने इस कंडक्टर के साथ कोई भी बैटरी अटैच नहीं की है, जब मैंने इस कंडक्टर के साथ कोई भी बैटरी अटैच नहीं की है, तो क्या होगा यहाँ पे, व्हाट हैपन ओवर हियर, यहाँ पे क्या होगा कि इनकी वेलोसिटीज विल कैंसल आउट विद ईच अदर, और ये हमें शॉक नहीं देंगे। अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम चेंजेस लेके आएंगे। हम इस कंडक्टर के साथ क्या करेंगे, एक बैटरी फिक्स कर देंगे। क्या करेंगे, इस कंडक्टर के साथ एक बैटरी फिक्स कर देंगे। तो ये मेरा कंडक्टर है और इस कंडक्टर के साथ हम एक बैटरी फिक्स कर दिया। ये बैटरी का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये बैटरी का क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। सो ये मेरा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये क्या, ये पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव से अटैच्ड है। ये साइड, ये ए साइड, कंडक्टर की ए साइड पॉजिटिव क्यों हो गई, क्योंकि ये क्या है, बैटरी के पॉजिटिव से अटैच्ड है। ये साइड नेगेटिव क्यों हो गई, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव से अटैच्ड है। और ये बैटरी का पोटेंशियल क्या था मेरे पास, V। ये कंडक्टर की लेंथ क्या थी, L, एंड एरिया ऑफ कंडक्टर क्या था, A। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसे बैटरी से अटैच किया, द मोमेंट यू अटैच दिस कंडक्टर विद द बैटरी, इस कंडक्टर में क्या सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव होगी कंडक्टर की, एक साइड नेगेटिव हो गई, एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, एग्जिस्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करेगी कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड में, तो A से लेके B की तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट कर देगी। अब होगा क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। ऊपर डायग्राम देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर रेंडमली मूविंग, जिसके कारण इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही थी। जैसे ही इस कंडक्टर को मैंने बैटरी से अप्लाई किया, बैटरी से अप्लाई करने में इसके अंदर क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी तो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करते, इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ, ऑब्वियसली नेगेटिव साइड पे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, कंडक्टर की नेगेटिव साइड पे होंगे। जो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे थे उनके ऊपर फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये नेगेटिव टर्मिनल को कौन खींचेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर देखो ना तो कोई नेगेटिव टर्मिनल है ना तो कोई पॉजिटिव टर्मिनल है, दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग। अब जैसे इस कंडक्टर को मैंने बैटरी के साथ अटैच कर दिया, द मोमेंट आई अटैच द कंडक्टर विद द बैटरी, क्या सेटअप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक साइड क्या बन गई थी, पॉजिटिव, एक साइड क्या बन गई थी, नेगेटिव। अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेंडमली मूव कर रहे थे, इनके ऊपर फोर्स लगेगी और ये फोर्स लगने के कारण ये क्या होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो जाएंगे। क्या होंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो जाएंगे। और याद रखना, जब भी एक चार्ज, तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, यू हैव स्टडीड इन द स्मॉल क्लासेस, यू हैव स्टडीड इन द स्मॉल क्लासेस, यू हैव स्टडीड इन द स्मॉल क्लासेस कि आपके पास करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, ठीक है, व्हाट करंट यू हैव, आपके पास करंट क्या होता है, करंट होता है, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, करंट होता है Q/T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे करंट क्यों नहीं पैदा हो रहा था? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, पर वो रेंडमली मूव कर रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन में करंट पैदा होगा क्योंकि जो चार्जेस फ्लो किए हैं, कौन से नेगेटिव चार्जेस फ्लो किए हैं, वो कहाँ किए हैं? वो नेगेटिव एंड से कहाँ किए हैं? वो पॉजिटिव एंड तक फ्लो किए हैं। क्या किए हैं? वो नेगेटिव एंड से वो कहाँ फ्लो किए हैं? वो पॉजिटिव एंड तक फ्लो किए हैं। तो वो चार्जेस यहाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो किए हैं। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव मतलब हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, सो द करंट विल जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात मैं बताना बीच में भूल गई थी आप लोगों को कि जो करंट होता है, ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपके पास एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास एक बैटरी लगी हुई है, यू हैव दिस बैटरी। अब क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे। कहाँ फ्लो करेंगे? वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। सो दे स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बट जो करंट फ्लो करता है, देख करंट, अब इनके फ्लो करने से करंट पैदा होगा। करंट कहाँ पैदा होगा? करंट पैदा होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट पैदा होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव और करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ध्यान से सुन लो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। अभी तुम बहुत सारे लोगों को नींद आ रही होगी सुनते सुनते लेक्चर, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बाद में रिपीट नहीं करूँगी। सो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेगा वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल कहाँ होगा? नेचुरली जहाँ पे वो चार्ज ज़्यादा होगा। लो पोटेंशियल कहाँ होगा? नेचुरली जहाँ पे वो चार्ज कम होगा। आपकी मम्मी ने अगर आपकी गलती से, आपका भाई और आपकी बहन, आप लोग एक साथ बैठे हो खाना खाने के लिए, मम्मी ने गलती से मिठाई अगर आपकी प्लेट में ज़्यादा डाल दी है तो आपका भाई चीखने लगेगा। तो आपकी मम्मी को क्या करना पड़ेगा? भरी हुई प्लेट में से मिठाई निकाल के खाली प्लेट में डालनी पड़ेगी। तो भरी हुई प्लेट क्या है? हाई पोटेंशियल, हाई है, और खाली प्लेट क्या है? लो पोटेंशियल, ठीक है। तो सेम हेयर, दोनों तरफ इक्वलाइज करने के लिए जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है वहाँ से वो कहाँ फ्लो करता है? कम की तरफ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाती हूँ। हमारे घर में 3 वायर्स होती हैं मेन सप्लाई में, लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग। अर्थ वायर तो चलो हमारे पास होता है कि घर में एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है तो वो घर के प्राइसेस में ना आए, हमें शॉक ना लगे, तो हम अर्थ में भेज देते हैं, एज आई डिस्कस इन द फर्स्ट चैप्टर। पर ये लाइव और न्यूट्रल वायर का काम क्या होता है? लाइव वायर हैव अ पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट और न्यूट्रल वायर हैव अ 0 वोल्ट। तो एक हाई पोटेंशियल पे है और एक लो पोटेंशियल पे है, तभी चार्ज फ्लो करता है, क्योंकि एक वायर हाई पोटेंशियल पे और एक लो पोटेंशियल पे। तो करंट फ्लो करेगा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव की तरफ। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पेयर, और इसका सिंबल क्या होता है? ए। और करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। सो आई विल कम टू बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, इनके ऊपर फोर्स लगी। किसकी फोर्स लगी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड की ये साइड क्या थी? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पॉजिटिव की तरफ खींचे हुए जा रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? इस आउटर सर्किट के अंदर, वायर के अंदर करंट फ्लो होगा। अब ये क्या हो गया? करंट फ्लो हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट पैदा हो गया, ठीक है, करंट पैदा हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगी है, ये क्या लगी है? दिस इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कौन सी लग रही है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव,
और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो उल्टी डायरेक्शन में लग रही है। फोर्स लगने से उनकी वेलोसिटी क्या हुई है, चेंज हुई है। हमें वो चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले कॉपी ओपन करते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं व्हाट आई विल डू ओवर हेयर। अब देखो, मेरा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर था। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट क्या होती है, दैट इज F/Q। याद रखना, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर हो, इफ एनी चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, Q को यहाँ ले जाओ, F। अब ये चार्ज क्या है मेरे पास, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा -E और ये है F। अब F के ऊपर भी वेक्टर डालो, E के ऊपर भी वेक्टर डालो। ये नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and force is opposite in nature, is opposite in nature। अब देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड डायग्राम में देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रही है इधर को और फोर्स लग रही है इधर को। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज एक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। और नेचुरल है यार, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन खींचेगा उनको अपनी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल ये है तो पॉजिटिव टर्मिनल उनको अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब यहाँ पे पहले जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग करंट, जैसे ही वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, वो क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उन्होंने क्या कर दिया, करंट पैदा करना शुरू कर दिया। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, सबको क्लियर हुई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड फोर्स आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जैसे चार्ज पार्टिकल पे क्या लगी है, जैसे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगी, सारे चार्ज पार्टिकल क्या हो गए, एक्सेलरेट हो गए, मतलब उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। आप मूव कर रहे हो, मैं कुछ धक्का मार दूँ, फोर्स मार दूँ, तो आपकी क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, यू हैव टू रिटेन दिस थिंग इन योर माइंड that whenever a charge particle, जैसे ये चार्ज पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स, whenever a charge particle is moving inside the electric field, कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। क्या होगा, वो एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट का मतलब क्या है, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। अब मेरे को सिर्फ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैं यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड लेती हूँ तो मैं ये नेगेटिव का साइन हटा दूँगी, क्योंकि नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। अब सारे चार्ज पार्टिकल्स क्या हुए हैं, पहले वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, अब वो एक्सेलरेट हो गए हैं, उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो लेट्स फाइंड आउट द चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइंड आउट करें उनकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, फॉर्मूला लगाएंगे v = u + at। पहली वेलोसिटी कितनी थी, अगर मुझे फर्स्ट पार्टिकल की निकालनी है तो पहली वेलोसिटी कितनी थी, u1। एक्सेलरेट कितना हुआ है पार्टिकल, a। टाइम की जगह पे लिख दो टाउ, टाउ नहीं बोल देना, ताया जी वाला टाउ नहीं है ये टाउ, टाउ, ठीक है, टाउ। ये साइन आप टॉर्क का पढ़ते थे ना, टॉर्क का साइन, टाउ। टाउ क्या है मेरे पास, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। अपने नाम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है। जैसे तुम में से कई बच्चे होते हैं, नाम रख देते हैं मम्मी, जैसे अर्शप्रीत, पर अर्श वाली कोई बात ही नहीं है, फर्श वाली बातें हो जाती हैं बच्चों के अंदर, मतलब पढ़ना है ही नहीं, अर्श पे पहुंचना नहीं है, ठीक है। तो ये पर ये अपने नाम को बहुत जस्टिफाई कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स करने का टाइम। रिलैक्स कौन सा रिलैक्स कर रहा है, आपकी तरह नहीं कि पढ़ाई छोड़ के रिलैक्स करना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं ना, व्हेन दे आर मूविंग, तो देयर इज़ अ सम प्रोबेबिलिटी कि चार्ज पार्टिकल आपस में कोलाइड कर जाएं। अगर याद रखना, अगर चार्ज पार्टिकल कोलाइड कर जाएंगे ना तो उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो कभी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं पहुंच पाएंगे।
क्योंकि हम लोग तो वहीं जा रहे हैं, टक्कर हुई, उठे, फिर वहीं चले गए, क्योंकि हमारे पास सेंसेस हैं। इनके पास सेंसेस थोड़ा हैं। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, टक्कर हो गई यहाँ पे, जहाँ को टक्कर होगी वहीं को मुड़ जाएगा। अब क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव पहुँच नहीं पाएगा। जब नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं पहुँचेगा तो करंट पैदा नहीं होगा। अब यहाँ पे रैंडमली मूव कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा कोलिजन होते हैं। यहाँ पे कोलिजन के चांसेस कम है, पर कोलिजन हो सकते हैं। सो व्हाट इज़ द रिलैक्सेशन टाइम? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स, जिसमें वो रिलैक्स कर रहा है। यहाँ पे कोलिजन हुई, उसके बाद यहाँ एक कोलिजन हुई, तो एक कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम? द सक्सेसिव टाइम इंटरवल। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, दो कोलिजन्स के बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स हैं उनके बीच के टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पहले का रिलैक्सेशन टाइम क्या था? τ1। वैसे निकाल लेते हैं हम लोग, v2 दैट इज u2 प्लस a τ2। ठीक है, फिर हम तीसरे पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, u3 दैट इज a τ3। ठीक है, ऐसे nth पार्टिकल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका un प्लस a τ1। अब यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है? सब पे रिलैक्स, सब पे एक्सेलरेशन क्या लग रही है? सेम लग रही है। अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? तुम जो घुमा के अपनी गाड़ी घुमाते हो ना, एकदम ड्रिफ्ट मारते हो अपनी गाड़ी से, वही ड्रिफ्ट है यहाँ पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, रैंडमली मूव करते करते जब इनके ऊपर फोर्स लगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये ड्रिफ्ट हो गए। कहाँ ड्रिफ्ट हुए? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कहाँ ड्रिफ्ट हुए? ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम? उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? कंडक्टर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए उसके हर इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी की, जिससे वो क्या कर रहा है? ड्रिफ्ट कर रहा है, उसकी क्या कर लेते हैं हम? एवरेज निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? मैंने डेफिनेशन दे रखी थी नोट्स में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? द एवरेज ऑफ द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ऑल द चार्ज पार्टिकल इन अ कंडक्टर with which it drift from negative to positive terminal, sorry. So what is the drift velocity? Drift velocity वो फाइनल वेलोसिटी की एवरेज होती है। वो फाइनल वेलोसिटी की एवरेज होती है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ड्रिफ्ट करता है। कहाँ से ड्रिफ्ट करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। समझ आया? फॉर्मूला निकालते हैं। लेट्स पुट द वैल्यू ओवर हियर। v1 का वैल्यू u1 प्लस a τ1, v2 का वैल्यू u2 a τ2, v3 का वैल्यू u3 प्लस a τ3, और फिर vn का वैल्यू un प्लस a τ1, और नीचे आ जाएगा मेरे पास n। ठीक है, अब मेरे पास ये vd हो गया। अब मैं क्या करूँगी? u वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेती हूँ। आई कैन राइट u1 u2 u3 सो अप टू un। नीचे आ गया मेरे पास n। फिर आया मेरे पास a τ1 a τ2 a τ3 a τn। नीचे आ गया मेरे पास n। ठीक है, अब मैंने क्या किया है? u1 है, u2 है, u3 है, un है, नीचे n है। अब तुम्हें बताया था मैंने, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 0। क्या आई? 0, 0। अब ये बचा, यहाँ पे a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर? τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 सो अप टू τn अपॉन n। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एवरेज निकाली जा रही है। किसकी एवरेज निकाल रहे हैं? रिलैक्सेशन टाइम की। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसे क्या बोल देंगे? a τ। What is tau? Tau is the average relaxation time। अब क्या करें? बस लास्ट स्टेप ये। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो। a की वैल्यू क्या निकाली थी? e। a की वैल्यू क्या निकाली हमने? मैग्नीट्यूड लिखो em। व्हाट इज e ओवर हियर? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज कैपिटल E? इलेक्ट्रिकल फील्ड। व्हाट इज m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज e, नीचे m, और साथ में क्या है? टाउ। अगर इसकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन देनी है तो डायरेक्शन क्या आएगी तुम्हारे पास? माइनस
यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना इसके साथ, क्योंकि माइनस हमने हटाया था ना। फिर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कौन से, इलेक्ट्रिकल फील्ड के वेक्टर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी and electric field acting opposite they are acting opposite. I hope it is clear. पक्का। अब इसमें एक और फॉर्मूला लगा सकते हो आप, आपने सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन। क्या आया था, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो आप डालो ई, पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, बैटरी का पोटेंशियल V और लेंथ कितनी थी L, तो E अपॉन V अपॉन L। तो आप डाल सकते हो यहाँ पे VD वैक्टर माइनस E की जगह पे क्या डालोगे आप, V अपॉन L। E की जगह पे क्या डाला है आपने, V अपॉन L, टाउ M। ये बन गया आपका फॉर्मूला। और इस चैप्टर में आपको बताऊँ ऐसे ढेरों फॉर्मूलाज बनने वाले। एक फॉर्मूला बना, उससे एक और फॉर्मूला, उससे एक और फॉर्मूला। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला खत्म नहीं हुए, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 2 और फॉर्मूला बन सकते हैं। अभी आगे वाले टॉपिक में बन जाएंगे, एक मोबिलिटी में बन जाएगा, एक रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बन जाएगा। तो बहुत फॉर्मूलाज बन जाएंगे। तो आपको यू हैव टू रिटेन दिस फॉर्मूलाज इन योर माइंड। ठीक है, एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज की फोटो भेज दूँगी। ठीक है, मोबिलिटी, आपके फ़ोन का नाम मोबाइल क्यों रखा गया है, क्योंकि यू कैन मूव विद योर फोन। मोबिलिटी इज़ व्हाट, मूवमेंट, दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ करंट कैरियर्स। एक सब्सटेंस की, एक कंडक्टर की जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी, मतलब उसके करंट कैरियर्स उतना ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट। तो किसी भी कंडक्टर की या किसी भी सेमी कंडक्टर की जो करंट पैदा कर रहा है, जो भी सब्सटेंस जो करंट पैदा कर रहा है, उसकी मोबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो द फॉर्मूला टू फाइंड द मोबिलिटी इज, इट इज़ अ रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ अ रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। So what is the formula of mobility? That is the ratio of drift velocity upon electric field, the magnitude of drift velocity only। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे इसकी यूनिट क्या बनेगी, यहाँ पे पहले यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या बनेगी इसकी, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिकल फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, मीटर पर सेकेंड इंटू कूलम पर न्यूटन। तो क्या बनेगा, मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन विल बी द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का सिंबल म्यू होता है। सिंबल ऑफ मोबिलिटी इज म्यू। मेज़र कैसे करते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डाल दो। कितनी वैल्यू निकाली है बेबी, ई, कैपिटल ई, टाउ अपॉन एम। नीचे क्या है इसके, ई। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डाली है, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ई से ई कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारे मोबिलिटी क्या आ जाएगी, ई टाउ एम। दिस इज द वन मोर फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। ई स्टैंड फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, which is 1.6 into 10 raised to power minus 19. Tau is relaxation time, and m is the mass of electron, which is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. अब लेट सपोज तुम्हारे पास सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर्स में करंट कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, होल्स भी होते हैं। तो अगर आपके पास एक सेमी कंडक्टर्स है, तो इन द सेमी कंडक्टर द टोटल मोबिलिटी क्या होगी, टोटल मोबिलिटी होगी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स। दोनों की मोबिलिटी को प्लस करना पड़ेगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोबिलिटी ऑफ होल्स दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई टाउ ई। व्हाट डू यू मीन बाय टाउ ई, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। नीचे लिखो एम ई, फॉर्मूला यही यूज़ किया है आपने, ई टाउ एम, फॉर्मूला यही यूज़ किया है, ई टाउ एम। बट अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी निकाल रहे हो तो रिलैक्सेशन टाइम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, और मास भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन साथ में रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर होल्स की बात कर रहे हैं तो चार्ज तो दोनों पे सेम है, ठीक है, ई आ जाएगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन और होल पे सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, सिर्फ -1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19,
और होल्स पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और रिलैक्सेशन टाइम किसका होगा, होल का, और मास किसका होगा, होल्स का। तो दोनों को प्लस कर दो तो आपके पास किसकी आ जाएगी, मोबिलिटी आ जाएगी, किसकी, सेमीकंडक्टर्स की। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग सब मुझे रिवर्ट बैक करोगे कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या मोबिलिटी ऑफ होल्स ज़्यादा होती है, मतलब मूवमेंट किसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की। आपको ये बताना है मुझे। अब रिलैक्सेशन टाइम तो नहीं बताया आपको, पर आपको उनका इलेक्ट्रॉन और मास पता है। अब मोबिलिटी, दोनों का इलेक्ट्रॉन, दोनों का चार्ज तो सेम है, दोनों का मास डिफरेंट है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, मूवमेंट क्या होगी, कम होगी। अब आपको ये पता करना है कि होल्स का मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होता है। दिस इज़ योर टास्क। सो दिस इज़ द टॉपिक अबाउट मोबिलिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे फॉर्मूला इस टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज़ द relationship between current and drift velocity। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला डायग्राम बना लेंगे पूरा, ठीक है। आई हैव अ कंडक्टर, इस कंडक्टर को बैटरी से ज्वाइन किया, पोटेंशियल इसका V है, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ L है। बहुत सिंपल टॉपिक है, मतलब कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस थोड़ा ध्यान से देखना। कंडक्टर की लेंथ L है। जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पैदा होगी। तो अब क्या होगा, तुम्हारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होगी यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या पैदा हो जाएगा, करंट, ठीक है। तो मुझे क्या दे दिया इस क्वेश्चन में, L दे दिया मुझे लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A दे दिया मुझे एरिया ऑफ कंडक्टर। क्या दे दिया मुझे, एरिया ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। कैसे, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। अगर मैं इसको एरिया इंटू लेंथ बोलूँ तो एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम तुम्हारा मीटर क्यूब बन गया। तो आप वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, निकाल सकते हो, कभी भी नहीं भाई। कंडक्टर आयरन का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ कॉपर आइटम्स होंगे। उन कॉपर आइटम्स के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वी कांट कैलकुलेट। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते, हम डेंसिटी ज़रूर निकाल सकते हैं। एक बहुत बड़ा हॉल है, उस हॉल में कितनी कैपेसिटी है, तो हम क्या देख सकते हैं कि भाई 1 मीटर क्यूब के अंदर 2 लोग खड़े हो सकते हैं, 2 लोग बैठ सकते हैं। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 2 लोग बैठ सकते हैं। तो अगर वो, अब आपको, अगर आपको पूरा वॉल्यूम पता है हॉल का, तो आप क्या करो, पूरे वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा कितने परसेंट बैठ सकते हैं इस रूम में। तो हम भी क्या करते हैं, बेसिकली इस कंडक्टर की डेंसिटी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि n, स्मॉल n इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका मतलब है n इज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कितने वॉल्यूम में आ रहे हैं। जैसे 1 मीटर क्यूब में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट सपोज कर रही हूँ मैं कि 1 मीटर क्यूब के एरिया में ये पूरा 5 मीटर क्यूब का एरिया है, वॉल्यूम है सॉरी,
पूरा 5 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है और उसके 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 2 × 5। डेंसिटी को वॉल्यूम से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो मेरे पास यहाँ पे स्मॉल n क्या था? स्मॉल n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए वॉल्यूम को इधर ले जाओ, डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? वॉल्यूम से। जैसे यहाँ पे डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई किया था? वॉल्यूम से। तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। याद रखना किसी भी चीज़ का साथ डेंसिटी लिखा हो ना तो वो चीज़ लेंथ से डिवाइड हो जाती है, वॉल्यूम से डिवाइड हो जाती है, सॉरी किससे डिवाइड हो जाती है? वॉल्यूम से, क्योंकि डेंसिटी में क्या होता है? चीज़ वॉल्यूम से डिवाइड हो रही है। तो हम लोग एग्जैक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते थे, तो हमने क्या ले लिया? उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली कि कितने वॉल्यूम के अंदर, 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर या 1 मिलीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर, जो भी हम वॉल्यूम की यूनिट ले रहे हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 मीटर क्यूब के अंदर उनको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वॉल्यूम को इधर ले गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए मेरे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए स्मॉल n दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम। ठीक है। अब चार्ज निकालने का फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, सॉरी एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद है ना आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द फंडामेंटल चार्ज। आपने अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या निकाले हैं? एन वी। आपने अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या निकाल रहे हैं? एन वी। और वी क्या है मेरे पास? वी क्या है मेरे पास? एरिया इंटू लेंथ। वी क्या है मेरे पास? एरिया, वॉल्यूम, दैट इज एरिया इंटू लेंथ। आई हैव फाइंड आउट राइट नाउ, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है। अब आपको करंट निकालना था ना, इस क्वेश्चन में करना क्या है? इसमें आपको करंट निकालना है, तो करंट के लिए क्या करो? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया मैंने, चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकाल दो पहले। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपका? इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर रहे हैं? इस एंड से इस एंड तक, तो डिस्टेंस कितना है? L। और इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से फ्लो करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पढ़ा था ना मैंने कि जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाओ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ये टाइम आ गया, ये चार्ज आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड टाइम इन इक्वेशन 1। तो I क्या आ जाएगा? Q कितना है? NaLe। और टाइम की वैल्यू क्या है? L अपॉन VD। L से L कट गया, तो I क्या आ गया मेरे पास? NaE। VD को ऊपर ले जाओ, VD। तो ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकाल लेना? I इज इक्वल्स टू NaE। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बताना था, मैं भूल गई थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर जो जर्नल फॉर्मूला होता है, जर्नल वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो कितनी होती है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये याद रख लेना वैल्यू, कभी कभी MCQ में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। तो जो वैल्यू है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंडक्टर में कितनी होगी, वो कितनी होती है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। सो आज हमने करंट कैरियर्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, मोबिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन अ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस टॉपिक। ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।